मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मंत्रियों को टारगेट दे दिया है। क्या नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस विरोधियों के हमले को फेल करने पर है? क्या नरेंद्र मोदी 24 घंटे चुनाव जीतने का ही फॉर्मूला सोचते रहते हैं या मोदी का दिमाग इन सब बातों से अलग ही चलता है? नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में एक बहुत बड़ी क्राइसिस को सॉल्व करना चाहते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका वास्ता हिंदुस्तान की पब्लिक से है, लेकिन इसका रास्ता निकालना बहुत मुश्किल है। समझिए, एक ऐसा मिशन है जिसे कोई प्रधानमंत्री सोच भी नहीं सकता, लेकिन मोदी ने इसे सोचा और फिर फाइल पास भी कर दी। कल इसकी पहली टेस्ट रिपोर्ट भी आ जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है। पूरी बात इस रिपोर्ट में बहुत गौर से देखिए और गौर से समझिए। मोदी सरकार सबसे बड़ी क्राइसिस का मैनेजमेंट कैसे कर रही है? प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा संकट अडानी विवाद नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं है। मोदी की सबसे बड़ी चुनौती कुछ और है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रधानमंत्री और उनकी टीम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी हुई है। 6 से 8 फरवरी, ये 72 घंटे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी एक नई दिशा देने वाले हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसा महागठबंधन बनाना चाहते हैं जो दादागिरी करने वालों को जवाब दे सके। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी सरकार इतनी पावरफुल है, नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, नरेंद्र मोदी से कौन दादागिरी कर सकता है? इसका जवाब हम इस रिपोर्ट में आपको देने वाले हैं। आपको लगता होगा कि मुल्क में महंगाई बहुत है, लेकिन सोचिए ये महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती अगर नरेंद्र मोदी रूस से बात नहीं करते। तो सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी और कांगो। हिंदुस्तान के 100 में से 99 लोगों को इन 13 देशों के नाम भी याद नहीं होंगे। ग्लोबल मैप पर ये देश कहां हैं, ये भी सबको पता नहीं होगा। लेकिन ये 13 देश तय करते हैं कि दुनिया में महंगाई कितनी होगी। ये 13 देश तय करते हैं कि आपके बटुए से हर महीने, हर हफ्ते कितने पैसे निकल जाएंगे। नरेंद्र मोदी इस सिचुएशन को बदलने वाले हैं। मोदी ओपेक की तरह इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस बनाने वाले हैं। इसमें अमेरिका, भारत और ब्राजील शामिल होंगे। ये बायोफ्यूल अलायंस सबसे बड़ा प्रयोग ग्रीन हाइड्रोजन में करने जा रहा है। ये ट्रेन देख रहे हैं आप, ऐसी ट्रेनें पहले जर्मनी ने चलाई, फिर चीन ने दौड़ाई। एशिया में चीन को छोड़कर किसी और देश में ये ट्रेन नहीं चलती। मोदी इसी साल से ऐसी ट्रेनें भारत में चलाने वाले हैं। ये हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें हैं जो बिल्कुल प्रदूषण नहीं करती। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने में डीजल या पेट्रोल नहीं लगता। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने में बिजली की जरूरत नहीं होती। हाइड्रोजन ट्रेन में इंजन जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसी ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से खुद बिजली प्रोड्यूस करती है। ग्रीन एनर्जी फ्यूल ट्रेन की छतों पर लगे टैंक में रखे होते हैं। ट्रेन के फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। फ्यूल सेल में पैदा बिजली से हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। हाइड्रोजन ट्रेन के लिए बिजली के ओवरहेड वायर की जरूरत नहीं होती। इसमें कोयला नहीं जलता, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकलता। जिन ट्रेनों के बारे में हिंदुस्तान के लोगों ने कभी सुना भी नहीं है, वो 1 साल में कैसे चल जाएगा? मोदी ये कैसे कर लेंगे? प्रधानमंत्री ने इस बारे में कब सोचना शुरू किया था और मोदी ने क्या टारगेट कर रखा है? इन सारे सवालों के जवाब केंद्रीय रेल, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया टीवी के कार्यक्रम संवाद बजट में दिया। हाइड्रोजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, उस इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन की मोटर्स को चलाना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। बाय नाउ ओनली अबाउट 2 or 3 countries have been able to actually develop this technology। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा रहता है कि आत्मनिर्भर भारत। पीएम साहब हमेशा हमारे देश के इंजीनियरिंग टैलेंट पे बहुत विश्वास करते हैं। तो चाहे टेलीकॉम स्टैक हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, वंदे मेट्रो ट्रेन हो, वैसे ही हाइड्रोजन ट्रेन पे पीएम साहब ने टारगेट दिया। हाइड्रोजन ट्रेन जब दुनिया में 2-3 देशों ने बनाई है, हमें इस टेक्नोलॉजी में लीड लेनी है। हमें इस टेक्नोलॉजी में फॉलो नहीं करना है, हमें इस टेक्नोलॉजी में लीड लेनी है। तो इस टारगेट को लेके जो इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं,
यानी फ्यूल सेल सिस्टम, जो पावर ट्रेन का सिस्टम, व्हीकल कंट्रोल का सिस्टम, कंप्लीट ये जो इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं, उन इंडिविजुअल सिस्टम्स को डिज़ाइन करके टेस्ट किया जा चुका है। अब इन सारे सिस्टम्स को एक ट्रेन के अंदर लगा के उसका सिस्टम इंटीग्रेशन करेंगे। बाय दिसंबर 23 ये टारगेट लेके चल रहे हैं। बाय दिसंबर 23 द फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन शुड रोल आउट ऑन इंडियन रेलवे ट्रैक्स। ये दिसंबर में, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत टफ टारगेट है, बट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड। तो इस प्रोग्रेस से आगे चलेंगे। फिर अगेन द ट्रेन हैज़ टू बी टेस्टेड। हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में अगर आपने गूगल किया हो तो ये फ्यूल अभी बहुत महंगा है। बिजली के जरिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को अलग करना, हाइड्रोजन को कंप्रेस करके लिक्विड में बदलना और उससे ट्रेन चलाना महंगा सौदा है। हाइड्रोजन फ्यूल अभी महंगा है। इसके महंगा होने का मुख्य कारण है डिमांड और सप्लाई का कम होना। लेकिन जैसे ही इसका मास प्रोडक्शन होने लगेगा, इसकी कीमतें अपने आप नीचे आती जाएंगी। इसे सोलर एनर्जी का उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। शुरू में जब सूरज की किरणों से बिजली पैदा की गई, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। सरकार ने सब्सिडी दिया, सोलर पार्क बनाए, मास प्रोडक्शन होने लगा और उसे ग्रिड से जोड़ दिया गया। उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि सौर ऊर्जा ताप ऊर्जा से भी सस्ती हो गई। बाजार का यही सिद्धांत हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में भी काम करेगा। मोदी सरकार इसी नीति पर काम कर रही है। रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां लगा दी। कच्चे तेल का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करने वाले 13 ओपेक देशों को तेल के दाम बढ़ाने का मौका मिल गया। लेकिन मोदी ने पुतिन से बात की। अमेरिकी पाबंदियों के बाद भी भारत ने रूस से कच्चा तेल मंगाना शुरू किया और भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में रहे। मोदी इकलौते नेता है जो रूस से रूबल में कच्चा तेल खरीद रहे हैं और अमेरिका से हाइड्रोजन फ्यूल पर बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं रुपया डॉलर के मुकाबले कम हुआ है। बिल्कुल, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले मजबूत हुआ है, यूरो के मुकाबले मजबूत है, येन के मुकाबले मजबूत है, चाइनीज करेंसी के मुकाबले मजबूत है। क्यों साहब? वो जमाने गए जब अमेरिका सेंट्रिक मॉडल था। आज हम रशिया के साथ रूबल में और रुपए में खरीद कर रहे हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, इनके जमाने में हैसियत थी कि रुपए में खरीद फरोख्त कर लें? अमा मियां, अब वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे कि अमेरिका सेंट्रिक रुपया गिरता रहेगा, उसी पे आप देखते रहेंगे। और अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है? दो बार वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुका है। अगर आप जाके देखें, $2.83 ट्रिलियन उसने छापा हुआ है। 60% अमेरिका से बाहर है। इसलिए दो बार उनके रेट बढ़ाने पर भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मजबूती नहीं आ पा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी पीएम मोदी ने पुतिन से सस्ता तेल खरीदा। पीएम मोदी ने पश्चिमी देशों के दबाव के आगे झुकने के बजाय हिंदुस्तान की ताकत का इस्तेमाल किया। दरअसल क्रूड ऑयल के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। अमेरिका और चीन के बाद भारत कच्चे तेल के मामले में तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। साथ ही साथ कंजप्शन के मामले में भारत 3 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने दुनिया के देशों को यह समझाया कि अगर मार्केट की हमारी ये ज़रूरत है और हम रूस से तेल ना खरीदें तो हम भी उन्हीं देशों से तेल खरीदेंगे जहां से बाकी देश खरीद रहे हैं, और ऐसे में वहां की कीमतें भी बढ़ेंगी, जिसका असर सभी देशों को भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी होगी। ये ट्रेन बनेगी भी यहीं और चलेगी भी यहीं। ना पेट्रोल लगेगा ना डीजल, यानी ओपेक की दादागिरी पर फुल कंट्रोल। मोदी के विरोधी 24 की सोच रहे हैं। मोदी 24 नहीं बल्कि 24 साल आगे की सोच रहे हैं। 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, यह मोदी का सपना है। आई फेल्ट सो हैप्पी एंड सो प्राउड कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो टारगेट दिया था कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है, वो भी इंडिया में डिज़ाइन होनी चाहिए और इंडिया के इंजीनियर्स बनाने चाहिए। तो अब देखो, ट्रेन्स की टेक्नोलॉजी को टोटली चेंज करना है। पास्ट में क्या टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी को हम इंक्रीमेंटल चेंज कर सकते हैं। ये इंक्रीमेंटल चेंज वाली जनरेशन नहीं है। आज की जनरेशन इंस्टा की जनरेशन है, आज की जनरेशन क्वांटम की जनरेशन है, आज की जनरेशन चैट जीपीटी की जनरेशन है। ये इंक्रीमेंटल चेंजेस से हमें कोई मज़ा नहीं आता, तो बहुत तेज़ी से चेंज करेंगे। इसी साल में देखो 250 के आसपास ट्रेन्स को, जो पुराने ज़माने के कोच थे, उनको राजधानी लेवल के कोचेस से रिप्लेस किया गया। अगले साल एलोकेशन अच्छा मिला है,
तो अगले साल करीब 300 ट्रेन्स को रिप्लेस करेंगे। ऑन एवरी पैरामीटर वी हैव टू गो नॉट जस्ट अ स्टेप अहेड बट वी हैव टू टेक अ क्वांटम लीप, तब जाके जो पीएम साहब का सपना है 2047 तक भारत एक विकसित देश बने, उसकी फाउंडेशन है ये सारी। हाइड्रोजन ट्रेन ही नहीं, मोदी हाइड्रोजन से चलने वाली बस भी बनवा चुके हैं। इसकी टेस्टिंग चल रही है। बस के बाद हाइड्रोजन से चलने वाली बाइक भी तैयार है। मोदी का यह प्लान ऐसा है कि हिंदुस्तान में तेल की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए और हम पूरी तरह हाइड्रोजन फ्यूल पर शिफ्ट हो जाए। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर कच्चे तेल का इंपोर्ट करने का प्लान नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया, इसे मनमोहन सिंह की सरकार ने शुरू किया था। लेकिन 2014 तक भारत 1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग तक ही पहुंच पाया। मोदी ने नवंबर 2022 के लिए 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा और हिंदुस्तान ने इसे जून 2022 में ही हासिल कर लिया। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट पहले 2030 तक रखा गया था। नरेंद्र मोदी ने अब इसे 2025 में ही हासिल कर लेने का टारगेट सेट कर दिया है। 2014 तक हम पहुंचे तो टोटल एथेनॉल अवेलेबिलिटी फॉर ब्लेंडिंग वाज ओनली 1.4%। 1.4%। मोदी जी ने उसको उठा के 2 टारगेट सेट किए। पहला टारगेट है कि हम 10% ब्लेंडिंग तक पहुंचेंगे एंड नवंबर 2022 तक, और 20% ब्लेंडिंग के टारगेट तक पहुंचेंगे 2030 तक। ये उन्होंने टारगेट सेट किया। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि जो 10% का ब्लेंडिंग का टारगेट था वो टारगेट से 5 महीने पहले हमने पूरा कर दिया। आज हमारी ब्लेंडिंग एथेनॉल की नॉट ओनली फ्रॉम शुगर बट फ्रॉम मेज, एग्रीकल्चरल वेस्ट, फीड, बैम्बू इज 10.7%। जो 20% ब्लेंडिंग का टारगेट है 2030 का, उसको हम आगे ले आए हैं 2025 तक। पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग के फ्रंट पर क्या क्या अचीव किया है, इसे समझिए। कच्चे तेल के इंपोर्ट पर खर्च होने वाले 53,894 करोड़ रुपए की बचत हुई। किसानों को 49,078 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इथेनॉल सप्लायर्स को 81,796 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ। 318 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ। हम लोगों को इंकरेज करते हैं कि आप जो अल्कोहल प्रोडक्शन होती है उसको आपने जो कमिटमेंट दी है उससे एथेनॉल बनाने की वो करें, पर उनको पता नहीं दूसरी अल्कोहल के साथ क्या प्यार है। वो जो उन्होंने कमिटमेंट की है वो भी उसमें एथेनॉल में नहीं लगा रहे, दे आर टेकिंग द अदर डायरेक्शन। अच्छा, जब मैं उनसे बात करता हूं एकदम अग्री कर जाते हैं, एकदम नहीं जी तुसी जो कह रहे हो बिल्कुल सही। आप रिकॉर्ड कर लिया कीजिए। रिकॉर्ड की जरूरत नहीं, खुद माने हुए हैं। 6 से 8 फरवरी यानी 72 घंटे नरेंद्र मोदी किसी एक मिशन में लगा रहे हैं तो वो मिशन बहुत ही स्पेशल होना चाहिए। मोदी बेंगलुरु जा रहे हैं जहां वो E20 प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। इंडिया एनर्जी वीक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बेंगलुरु में होंगे तो दुनिया के एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली तकरीबन 650 बड़ी कंपनी वहां पे होगी। लगभग हर बड़ी कंपनी के CEO के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। मिनिस्टर्स लेवल की कम से कम 34 बैठकें होनी हैं। इसी वीक के दौरान एनर्जी सेक्टर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लक्ष्य के मामले में कुछ बड़े ऐलान करने वाले हैं, जिनमें से एक होगा E20, यानी कि ईंधन में इथेनॉल का 20% ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य है उसे जल्द से जल्द हासिल किया जाना है। सोलर कुकिंग टॉप और प्लास्टिक फैब्रिक से बनाए कपड़े। नरेंद्र मोदी हर रोज कुछ नया सोचते हैं। प्लास्टिक फैब्रिक से बने ऐसे 10 लाख ड्रेस मोदी सरकार बनवा रही है, जिन्हें अलग अलग सरकारी विभागों में बंटवाया जाएगा। हैदराबाद में रेलवे के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कवच में रेलवे का नया प्रोटोटाइप रेडी है। ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए एकदम नई तकनीक डेवलप की गई है। वर्षों से जो काम 2G 3G नेटवर्क से हो रहा था उसे नए 5G नेटवर्क पर ट्रांसफर किया जा रहा है। देखो, टारगेट ऐसे बड़े बड़े पीएम साहब ने दिए हैं। हाइड्रोजन ट्रेन एक और बड़ा टारगेट दिया है। दुनिया भर में ट्रेन कंट्रोल सिस्टम्स जितने भी होते हैं, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ATP बोलते हैं उसको, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ATP आज भी सारे के सारे 2G और 3G टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। कुछ एक देश ऐसे हैं जिन्होंने 4G की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट किया है। पीएम साहब ने टारगेट दिया हमारे कवच सिस्टम को हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा 5G की तरफ ले जाना है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैसिव कॉम्प्लेक्स टारगेट, लेकिन उस पर काम चालू हुआ है और कल मैं सिकंदराबाद जा रहा हूँ जहाँ पे
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए कवच का, और 5G का कॉन्सेप्चुअल प्लान क्या है कल डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। तो पीएम साहब ने ऐसे ऐसे टारगेट दिए, हाइड्रोजन ट्रेन, वंदे मेट्रो, 5G कवच। इन अ सेंस जो 60-70 वर्षों से रेलवे एक इंपोर्टर होता था टेक्नोलॉजी का, रेलवे एक इंपोर्टर होता था ट्रेन्स का, ट्रेन की टेक्नोलॉजी का। अगले 2-3 वर्षों में पीएम साहब का टारगेट ये है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का टारगेट ये है, अगले 2-3 वर्षों में इंडिया रेलवे का एक्सपोर्टर बने और रेलवे की टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्टर बने। दुनिया आके हमारे यहाँ से नई टेक्नोलॉजी सीख के जाए, वो टारगेट लेके चलते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।